जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन। तो दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को हम अध्ययन की दृष्टि से 4 वर्गों में विभाजित करके बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं हम सर्वप्रथम इसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में, फिर पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन परिवार के बारे में, फिर पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन विवाहों के बारे में, फिर पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा के बारे में। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में 2 वर्ग हुआ करते थे, एक आर्य वर्ग और दूसरा अनार्य वर्ग। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्य एवं अनार्य 2 वर्ग थे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी उसका स्वरूप लचीला एवं कर्ममूलक था, अर्थात इस समय वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित था। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी और वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय अनुवांशिक भी होने लगे थे, लेकिन दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ पर बताई गई है, तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है और यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक, पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का उल्लेख 15 बार मिलता है। इसके बाद ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 9 बार मिलता है। और इसके बाद हम बात करें वैश्य और शूद्र का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो 1-1 बार उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर बात करें वही बात जो हमने ऊपर की थी कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप लचीला एवं कर्ममूलक था, अर्थात इस समय वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित था। इस बात की दोस्तों पुष्टि भी होती है। पुष्टि कैसी होती है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ब्राह्मण कहता है कि मैं कारु हूँ अर्थात मंत्र निर्माता हूँ तथा मेरे पिता भिषज अर्थात औषधि बनाने वाले हैं तथा मेरी माता उपल प्रशिक्षिणी अर्थात अन्न पीसने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम दोस्तों एक परिवार के 3 लोग हैं, तीनों लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि क्या इस काल में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की परंपरा थी, तो इस काल में छुआछूत की परंपरा नहीं थी। शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मण ले लेते थे। ठीक, तो इस काल में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की परंपरा नहीं थी, शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मणों को स्वीकार था। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन परिवार के बारे में। ठीक, तो ऋग्वैदिक कालीन दोस्तों परिवार जो थे पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान होते थे, अर्थात परिवार का जो मुखिया होता था वह पिता या बड़ा भाई होता था। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में जो परिवार होते थे पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक होते थे और जो परिवार का मुखिया होता था दोस्तों पिता या बड़ा भाई होता था। पिता नहीं है मान लो तो उस समय परिवार का मुखिया कौन माना जाएगा, बड़ा भाई माना जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल में परिवार की अवधारणा कैसी थी, तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में परिवार की जो अवधारणा थी वो संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की अवधारणा थी और परिवार में स्त्रियों को महत्व दिया जाता था, अर्थात ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की काफ़ी प्रतिष्ठा थी, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को काफ़ी सम्मान दिया जाता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल में परिवार संरचना का आधार क्या हुआ करता था, तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में परिवार संरचना का आधार संगोत्रता हुआ करता था, अर्थात एक गोत्र का होना। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में परिवार संरचना का आधार संगोत्रता हुआ करता था। ठीक, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि संगोत्र का अर्थ होता है एक गोत्र, सपिंड का मतलब होता है एक कुल और सप्रवर का अर्थ होता है एक पूर्वज के वंशज। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो घर थे वो किसके बने होते थे, लकड़ी एवं बांस के बने होते थे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन विवाह के बारे में। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा
प्रचलित थी। यद्यपि बहुविवाह का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात एक से अधिक विवाह करने का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में, लेकिन एक विवाह की ही प्रथा प्रचलित थी दोस्तों ऋग्वैदिक काल में, ठीक। लेकिन बहुविवाह का भी उल्लेख मिलता है, ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, क्या ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन था? तो बाल विवाह का ऋग्वैदिक काल में प्रचलन नहीं था। यहाँ पर जो है कन्या के वयस्क हो जाने पर ही उसका विवाह किया जाता था, ठीक। इसके बाद हम बात करें, क्या ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन था? तो ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्या ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसके बाद यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों, युवा अवस्था में कन्या का विवाह किया जाता था, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल में जो कन्या की युवावस्था मानी जाती थी दोस्तों, वो मानी जाती थी 17 वर्ष, अर्थात 17 वर्ष की अवस्था में जो है कन्या युवा मानी जाती थी और इसके पश्चात ही विवाह होता था, ठीक। इसके बाद बात करें दोस्तों, क्या ऋग्वैदिक काल में जो है दहेज प्रथा थी? तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन दोस्तों ऋग्वैदिक काल में एक शब्द मिलता है वहतु, जिसका बहुत से लोग दहेज के संदर्भ में अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों उसका यह अर्थ नहीं है। उसका अर्थ होता है कन्या को उसके माता पिता द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के लिए वहतु शब्द का उपयोग किया जाता था, ठीक। तो दोस्तों दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। कन्या को उसके माता पिता द्वारा दिए जाने वाले धन के लिए वहतु शब्द का उपयोग किया जाता था, ठीक। धन कह लें हम या उपहार कह लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, क्या ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह की सामान्य प्रथा थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। अब वो विशेष परिस्थिति क्या थी? तो विशेष परिस्थिति थी दोस्तों पुत्र प्राप्ति हेतु, ठीक। जिस विधवा महिला की कोई संतान नहीं होती थी, वह विधवा महिला पुत्र की प्राप्ति हेतु देवर या देवर जैसे किसी संबंधी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करती थी, और उस संबंध के पश्चात उसे जब पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी तो वह संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता था, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों जो स्त्री नियोग प्रथा अपनाती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था, और उस स्त्री से उत्पन्न होने वाले पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। तो आइए देखते हैं दोस्तों, विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नियोग प्रथा क्या थी? तो निसंतान विधवाएं पुत्र प्राप्ति हेतु देवर या देवर जैसे संबंधी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करती थी, और पुत्र प्राप्ति के बाद यह संबंध समाप्त हो जाता था, ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, नियोग वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था, तथा नियोग वाली स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था दोस्तों? क्षेत्रज कहा जाता था, ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, क्या इस काल में अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे? तो दोस्तों हाँ, इस काल में अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे, और यह 2 प्रकार के होते थे, ठीक। तो इस काल में अंतरजातीय विवाह होते थे, 2 प्रकार के होते थे। एक होता था दोस्तों हमारा अनुलोम विवाह, और एक होता था प्रतिलोम विवाह, ठीक। अब इसके बाद हम दोस्तों थोड़ा सा इससे पहले हम वर्ण व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? ब्राह्मणों को माना गया है, उससे नीचे क्षत्रियों को माना गया है, उससे नीचे वैश्यों को माना गया है, और सबसे नीचे शूद्रों को माना गया है, ठीक। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, हम आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक। तो हम बात करें सर्वप्रथम हम अनुलोम विवाह के बारे में, ठीक। तो अनुलोम विवाह वह विवाह होता था दोस्तों जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का होता था तथा स्त्री निम्न वर्ण की हुआ करती थी। इसके बाद प्रतिलोम विवाह की बात करें दोस्तों, तो प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का हुआ करता था तथा स्त्री उच्च वर्ण की हुआ करती थी, ठीक। इसका हम एक उदाहरण भी दे देते हैं यहाँ पर कि अगस्त्य ऋषि एवं लोपमुद्रा का विवाह अनुलोम विवाह का उदाहरण था। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? तो अगस्त्य ऋषि जो थे वो ब्राह्मण थे अर्थात सर्वोच्च वर्ण हो गया हमारा, ठीक। तो इससे ऊंचा कोई वर्ण होता ही नहीं था। तो अगस्त्य ऋषि ब्राह्मण थे, जबकि लोपमुद्रा क्षत्रिय कन्या थी।
अर्थात क्षत्रिय थी तो क्षत्रिय वर्ण जो होता था वह ब्राह्मण वर्ण से नीचे होता था। तो अगस्त ऋषि ब्राह्मण थे तो वो उच्च वर्ण के हो गए, और लोकमुद्रा क्षत्रिय कन्या थी वो क्या हो गई, निम्न वर्ण की हो गई। तो यहाँ पर अगस्त ऋषि और लोकमुद्रा का विवाह किसका उदाहरण हो गया दोस्तों, हमारा अनुलोम विवाह का उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शब्द लिखा है अमाजू। तो दोस्तों जो लड़कियां जीवन भर अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो अमाजू किसे कहा जाता था, जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द लिखा है ब्रह्मवादिनी। तो दोस्तों जो महिलाएं जीवन भर कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ठीक, तो ब्रह्मवादिनी की बात करें, जीवन भर कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाएं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सदियों दुआहा। तो दोस्तों सदियों दुआहा किसे कहा जाता था, तो वे महिलाएं दोस्तों जो विवाह तक शिक्षा ग्रहण करती थी उन्हें सदियों दुआहा कहा जाता था। ठीक है, तो सदियों दुआहा की बात करें तो जो महिलाएं विवाह तक शिक्षा ग्रहण करती थी उन्हें सदियों दुआहा कहा जाता था। ठीक, ऋग्वैदिक काल, इस समय अर्थात ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को संपत्ति और राजनीति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई विवाह की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्त्रियों की दशा के बारे में। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। ठीक, पुरुषों की भांति स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का अधिकार था, उपनयन संस्कार का अधिकार था। दोस्तों उपनयन संस्कार जो है हमारा 16 संस्कारों में से एक है। ठीक, और उपनयन संस्कार तब किया जाता था जब शिशु क्या हो जाता था, पढ़ने योग्य हो जाता था। ठीक, तो इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, पुरुषों की भांति स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का अधिकार था। उपनयन संस्कार का अधिकार पुत्रियों को भी प्राप्त था, अर्थात उपनयन संस्कार पुत्रियों का भी किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल में जो है कुछ विदुषी महिलाएं अर्थात विद्वान महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है। जैसे हम बात करें लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, नेवावरी, विश्ववारा और रोमसा उत्तर वैदिक काल की विद्वान महिलाएं थी। ठीक, इसके बाद हम ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख आभूषण की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम देख रहे हैं कुंभ। कुंभ दोस्तों सिर पर धारण करने वाला आभूषण था। इसके बाद कुरीर बात करें तो कुरीर क्या था दोस्तों, मांग टीका था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कर्णशोभन, तो कर्णशोभन दोस्तों कान का आभूषण था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों निष्क, तो निष्क दोस्तों गले का आभूषण था। इसके बाद बात करें दोस्तों कड़ा, कड़ा जो दोस्तों था हाथ में धारण करने वाला आभूषण था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों खंडुए, खंडुए जो थे दोस्तों पैर का आभूषण हुआ करता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन वस्त्र के बारे में। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे, नीवी, वास, अधिवास। ठीक, तो नीवी की बात करें दोस्तों इसको अधिवस्त्र भी कहते थे, यह कमर के नीचे धारण करने वाला वस्त्र था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों वास, वास जो था उत्तरीय, वास को उत्तरीय भी कहते थे, यह मुख्य भाग में धारण करने वाला वस्त्र था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अधिवास, अधिवास को दोस्तों द्रौपदी भी कहते थे, यह ऊपर से ओढ़ने वाला वस्त्र हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भोजन की। तो भोजन की बात करें दोस्तों भोजन की बात करें दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द मिलता है क्षीर पकोदन, जो खीर के लिए उपयुक्त होता था। ठीक, अर्थात खीर को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, क्षीर पकोदन। इसके बाद हम करम्ब की बात करें दोस्तों तो जौ के सत्तू को दही में डालकर बनाया गया भोज्य पदार्थ क्या कहलाता था, करम्ब कहलाता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अपुए, तो अपुए किसे कहा जाता था, मालपुआ को कहा जाता था। ठीक, तो मालपुआ को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, अपुए कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर कमेंट और लाइक करना ना भूलें।